Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible? वालेकुम सलाम। यस सर। Okay, better. Let's start chapter number 4. Book पे आ जाएं. Chapter number 4. Page number is page number 61. Chapter number 4. The organization culture and types of organization. Again, important chapter है. इसमें हमने डिस्कस करना है कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, कल्चर के एलिमेंट्स क्या है, और क्रॉस कल्चर लीडरशिप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट 7S मॉडल. चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्लो लेके जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए. What is culture? Culture may be defined as the collective programming of the mind. The collective programming of the mind which distinguish the members of one category of people from another. जो कल्चर जो है वो आपकी एक प्रोग्रामिंग वो माइंड है. मैंने आपके कल्चर में जो चीजें वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में फिक्स हैं. आपको जो सब कॉन्शियस है उसके अंदर ये चीजें ऑटोमेटिक फिक्स हैं. द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड which distinguish the member of one category of people from another. एक पाकिस्तानी पीपल है, वो डिस्टिंग्विश होते हैं फ्रॉम द यूरोपियन बिकॉज ऑफ द कल्चर. कल्चर में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं. कल्चर के में आपकी लैंग्वेज आ जाती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपका ड्रेस, आपके सिंबल्स, आपके सेरेमनीज, तो तमाम चीज़ें कल्चर में आ जाती हैं. द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड which distinguish the member of one category of people from another. जो डिफरेंट नेशन, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को आपस में डिफरेंशिएट करती हैं. अब उसमें क्या आ जाता है? द कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशंस. हमारे ट्रेडिशंस, इसमें हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीव्स, हमारे एटीट्यूड, ये तमाम चीज़ें कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं. में हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में डिफरेंशिएट हो रहा है, वो हमारे वैल्यूज की वजह से, हमारे एटीट्यूड की वजह से, हमारी पॉलिसीज की वजह से. द वे वी डू थिंग अराउंड हियर, हम जो कुछ करते हैं वो बिकॉज अपने कल्चर की वजह से करते हैं. बाय दिस हैंडी मीन द सम टोटल ऑफ द बिलीफ, knowledge, attitudes, norm, custom that prevail in the organization. वन बाय वन तमाम टर्मिनोलॉजीज को हम देखेंगे कि कल्चर में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपके पास नॉलेज का, बिलीफ का, एटीट्यूड का, नॉर्म का, कस्टम का. ये तमाम चीज़ें मिलकर कल्चर बनती हैं. कल्चर किसी कंट्री का भी होता है, कल्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, कल्चर किसी ग्रुप का भी होता है. अब डिटेल एलिमेंट ऑफ कल्चर कि कल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, हम जो हम डिस्कस करें डिफरेंट वर्ड्स, तो ये क्या है? शेयर वैल्यू एंड बिलीफ. शेयर वैल्यूज, जो वैल्यूज आपके शेयर हैं, तमाम लोग उन वैल्यूज को शेयर करते हैं. एंड बिलीफ, these underlie the culture by specifying what is important and need to be shared by everyone in the organization. ये वो वैल्यूज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में तमाम लोग शेयर करते हैं. ये वो वैल्यूज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में तमाम लोग ओन करते हैं. I believe in the importance of people as an individual. ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर का पार्ट हो सकता है. I believe in the importance of people as an individual. तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल को वैल्यू दी जा रही है. A general objective, valuing innovation and believing are the most innovative in our field. कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इनोवेशन को वैल्यू दी जाती है, जहाँ इनोवेटिव आइडियाज को वैल्यू दी जाती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज को वैल्यू दी जा रही है. तो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी? ये उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे पीपल होंगे फ्रॉम द थ्योरी वाई. ये उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी जो एंटरप्रेन्योर कल्चर को इंकरेज करती होंगी. इन ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स, valuing customer service and believing therefore we should attempt delivery on time. अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि क्या आप अपने कस्टमर को वैल्यू देते हैं?
क्या आप अपने कस्टमर को वैल्यू देते हैं, तो क्या आप इस चीज को बिलीव करते हैं कि यू शुड डिलीवर ऑन टाइम, यू शुड डिलीवर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, यू शुड डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अगेन ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। वो जो ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन को वैल्यू देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स को वैल्यू देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है क्वालिटी पे, अ फोकस ऑन आउटपुट, क्वालिटी। जब फोकस आउटपुट पे होता है, क्वालिटी पे होता है हाई वैल्यू क्वालिटी एंड बिलीविंग दैट वी शुड स्ट्राइव फॉर जीरो डिफेक्ट इन अवर प्रोडक्ट। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम जीरो डिफेक्ट की बात करते हैं, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट, क्या फिलोसफी हमारे माइंड में आती है जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम जीरो डिफेक्ट की बात करते हैं? प्रोडक्टिविटी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमने किया था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपके पास मैनेजमेंट थ्योरी है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के तीन कैरेक्टरिस्टिक थी। देखिए क्या की कैरेक्टरिस्टिक थी। एक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक थी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, आपने कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है। अ, आप जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। द फोकस ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज नंबर वन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, नंबर टू कस्टमर, क्या आपने कस्टमर को वैल्यू देनी है, एंड नंबर थ्री एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो आप देखें जो कल्चर में जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप अपने इंडिविजुअल को वैल्यू दे रहे हैं, ये आपके कल्चर का पार्ट है। आप अपने कस्टमर्स को फोकस कर रहे हैं, या आपके कस्टमर का पार्ट है। आप आउटपुट एंड क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो मीन आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा कल्चर है जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे बिलीव कर रहा है। तो शेयर वैल्यूज एंड बिलीफ, ये आपकी वैल्यूज हैं, ये आपकी बिलीफ है ऑर्गेनाइजेशन के, कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज पे बिलीव करती है। ऑर्गेनाइजेशन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे बिलीव करती है, ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक लीडरशिप पे बिलीव करती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पे बिलीव करती है। मीन ऑर्गेनाइजेशन के बिलीव क्या है, शेयर वैल्यूज क्या है। जब आपको ऑर्गेनाइजेशन के बिलीव पता होंगे, उनके शेयर वैल्यूज पता होंगे, तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, और वो किस टाइप की लीडरशिप है, किस टाइप की फिलोसफी है। नॉर्म्स, norm guides people behavior suggesting what is or is not appropriate। the one thing, norm से आपको पता चलता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज अप्रोप्रिएट है एंड क्या चीज अप्रोप्रिएट नहीं है। मीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिफरेंट कंट्रीज होते हैं। कुछ कंट्रीज में कुछ चीजें मुनासिब समझी जाती हैं, उनकी नॉट्स में वो अप्रोप्रिएट समझी जाती हैं, वही चीजें एक डिफरेंट कल्चर में मुनासिब नहीं समझी जाती। जैसे इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक कल्चर में जो चीजें इनअप्रोप्रिएट समझी जाती हैं, जो चीजें नामुनासिब समझी जाती हैं, वही चीजें यूरोपियन कल्चर में अप्रोप्रिएट समझी जाती हैं, मुनासिब समझी जाती हैं। तो आपको जो नॉर्म्स होती हैं वो आपको गाइड करती हैं लोगों का बिहेवियर। आपकी नॉर्म्स आपको गाइड करती हैं कि आपने पब्लिक में किस तरह बिहेव करना है, वो क्या वो चीज़ अप्रोप्रिएट है। अगर आप इस्लामिक कंट्री में हैं तो आपकी जो नॉर्म्स आपको गाइड करेगी कि आपका बिहेवियर पब्लिक में कैसा होना चाहिए। आप यूरोपियन कल्चर में हैं, आपका नॉर्म्स आपको गाइड करेगा आपका बिहेवियर जनरल पब्लिक में कैसा होना चाहिए। इसमें नॉर्म आपको गाइड करेगा कि व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन द पर्टिकुलर कल्चर एंड व्हाट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन द पर्टिकुलर कल्चर। नॉर्म्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी होती हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। अब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लेट आना एक आम सी बात है, इट इज कंसिडर अप्रोप्रिएट। लेकिन लेट आना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो नॉर्म्स आपको बताता है कि व्हाट इज द पीपल बिहेवियर। अब लेट आना इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस, ये लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड है। जल्दी जाना लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड है। ऑफिस में आके सिंपल सिर्फ चाय पीना, स्मोकिंग करना, बातें करना, ठीक है, ये बिहेवियर से रिलेटेड है। So these types of norms are appropriate, are considered appropriate in the public sector organization, in the government organization. But
In the private organization, this type of attitude, behavior is not acceptable. Got it? कि नॉर्म्स से क्या मुराद है? नॉर्म्स से मुराद है कि क्या चीज आपके कल्चर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मुनासिब समझी जाती है, और वही चीज जो एक कल्चर में, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में मुनासिब समझी जाती है, वो दूसरे कल्चर में इनअप्रोप्रिएट समझी जाती है. Then the symbols or symbolic action. There are many examples, including the organization unique root established by the personal style and experience of the founder. For instance, think Virgin Group and the fact the style of the Richard Boston has on this organization. अब सिंबल्स क्या है? सिंबल आपका स्टाइल है. आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके जो टॉप मैनेजमेंट है, उनका क्या स्टाइल है? आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर्स हैं, उनका जो स्टाइल से वो सिंबल्स रिप्रेजेंट करता है. अब ये सिंबल्स फिजिकली भी हो सकते हैं. कंपनी का लोगो इज सिंबल, कंपनी का स्लोगन इज सिंबल. तो सिंबल्स आपके पास फिजिकल भी हो सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिंबल्स होते हैं. वी साइन जो है विक्ट्री का सिंबल है. इस वक्त पाकिस्तान में 2-3 दिन से एक सिंबल जो है ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है. कौन सा सिंबल है वो, जिसको पीटीआई ने कुछ ज्यादा ही ना प्रमोट कर दिया है सोशल मीडिया पे? एक सिंबल है जो इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फोकस होता जा रहा है. और सिंबल से, आप उस सिंबल को देखेंगे, आपके माइंड में वो कल्चर आ जाएगा, वो एटीट्यूड आ जाएगा, वो बिहेवियर आ जाएगा. डोनट्स के सिंबल से कुछ याद आया? यस सर. ये यस सर। डोनट्स. अब देखो डोनट्स एक सिंबल है. ठीक है, इससे पहले तो बहुत सारे पाकिस्तानी को डोनट्स का मतलब भी नहीं पता था. अब डोनट्स एक सिंबल से दो डिफरेंट कल्चर हैं. एक जो डोनट्स को सपोर्ट कर रहा है, वहां उनके कल्चर को देखें. इसमें अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर टू इंसल्ट समवन, किसी के इंसल्ट करना, किसी के साथ बदतमीजी करना इज अप्रोप्रिएट. मतलब उनकी नॉर्म्स में, उनके कल्चर में किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी के इंसल्ट करना, कस्टमर की इंसल्ट करना इज अप्रोप्रिएट. लेकिन वो लोग जो डोनर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, इस मीन इन देयर कल्चर, इन देयर नॉर्म्स, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू इंसल्ट समवन, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मिसबिहेव समवन. आप किसी को भी वॉट एवर, वो आपके फ्रेंड हो, वो आपके एनिमी हो, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते पब्लिक में. पाकिस्तान में ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, इसको हम वैल्यू नहीं देते. लेकिन यही कुछ वाकया किसी यूरोपियन कंट्री में वो होता, किसी सिविलाइज नेशन में वो होता, तो डेफिनेटली उस पर लीगल एक्शन होता. तो ये देखा जाता है कि नॉर्म्स से मुराद कि वो चीज कि आपके कल्चर में अप्रोप्रिएट है. पाकिस्तानी कल्चर में किसी को भी इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना इज अप्रोप्रिएट. तो जिसकी जो मर्जी है वो कर सकता है. But in the European culture, it is not appropriate to insult someone in public. It is not appropriate to upload the video of someone without his or her permission. आप किसी की वीडियो उसके परमिशन के बगैर अपलोड ही नहीं कर सकते. लीगली क्राइम है ये. ठीक है, मीन ये उनकी नॉर्म्स में ये इनअप्रोप्रिएट है. यू कैन नॉट अपलोड द इमेज, यू कैन नॉट अपलोड द वीडियो ऑफ समवन विदाउट हिज और परमिशन. बट इन पाकिस्तानी कल्चर ये आपके लिए इज अप्रोप्रिएट, इट इज योर नॉर्म. आप किसी की भी वीडियो बना सकते हैं एंड यू कैन अपलोड है. ठीक है, तो अब आपको नॉर्म समझ में आया. नॉर्म्स मीन कि लोगों का बिहेवियर क्या है, लोग क्या समझते हैं कि ये चीज मुनासिब है कि नहीं. अगर लोग किसी चीज को अप्रोप्रिएट समझते हैं, इसमें उनके कल्चर में ये नॉर्म्स मुनासिब है. पाकिस्तानी कल्चर में किसी की भी इंसल्ट करना इज अप्रोप्रिएट, तो ये आपकी कल्चर का हिस्सा है. ठीक है, पाकिस्तानी कल्चर में किसी की भी वीडियो बना के उसको अपलोड करना, इट इज अप्रोप्रिएट इन पाकिस्तानी कल्चर. तो इस मीन इट इज योर नॉर्म्स. तो आपकी नॉर्म्स से पता चलता है कि आपका कल्चर कितना स्ट्रांग है. एंड सिंबल्स, सिंबल्स वो लोगोस हैं, वो स्लोगन्स हैं. एक पर्टिकुलर सिंबल से आप उसकी डेप्थ में जा सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं. फिर आपके पास कल्चर में आ जाता है
रिचुअल्स मीन होता है ट्रेडिशन। आपके क्या ट्रेडिशन है, ठीक है। हमारे यहाँ सिंपल ट्रेडिशन है। आजकल बहुत ज्यादा हमारे कल्चर में भी होता जा रहा है। किसी की बर्थडे होती है, हम ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में केक लेके आते हैं, ठीक है। तो हम किस टाइप के ट्रेडिशन मनाते हैं? बर्थडे एक कॉमन ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। और भी हमारे पास डिफरेंट ट्रेडिशन हैं जो हमने यूरोपियन कल्चर से अडॉप्ट किए हैं। कुछ ट्रेडिशन हमारे अपने हैं जो हमारे ईस्टर्न कल्चर के अंदर हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल अरेंजमेंट। अब वर्ड आ गए सोशल अरेंजमेंट। सोशल अरेंजमेंट मीन सोशल इज लिंक विद पीपल, पब्लिक। मीन ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक लोगों को अरेंज किया जाता है। सोशल अरेंजमेंट में क्यों अरेंज किया जाता है? फॉर अचीविंग द कंट्रोल परफॉर्मेंस इन परस्यूट ऑफ द कलेक्टिव गोल। ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, मैंने डिस्कस किया था। आपको जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए टीम मेंबर सोशली अरेंज किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और सोशल अरेंजमेंट जहाँ पे लोग अरेंज होते हैं फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गोल एंड ऑब्जेक्टिव, क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव? गोल लॉन्ग रन के लिए होता है जी, गोल और लॉन्ग। एग्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स गोल की तरफ जाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। गुड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Mullen defined organization structure as a pattern of relationship among positions in the organization and among members of the organization. Mullen defined organization structure as a pattern of relationship among positions in the organization. Pattern of relationship among positions. अब पोजीशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशन होते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडल मैनेजर, टॉप मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस होती हैं एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन होती हैं लेबर, एम्प्लॉय, ऑफिसर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप among position in the organization and among member of the organization. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम रीड कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइन ऑफ कमांड होती है, ठीक है। वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उन पोजीशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखे। टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थे उनमें डिफरेंट पोजीशन एंड डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप था। अकॉर्डिंग टू म्यूलिन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क रोल, रिलेशनशिप एंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थे उनमें अपने देखा था कि किसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन किसको आंसरेबल है, किसकी क्या जॉब ड्यूटी है, एंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। कम्युनिकेशन डाउन टू अप होगी या टॉप टू डाउन होगी। अगर कम्युनिकेशन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इफ कम्युनिकेशन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये जो आपके पास होगा, ये आपका जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप होगा, किस टाइप का स्टाइल ऑफ लीडरशिप होगा। मेन इसमें आपके जो डिसीजन है वो टॉप पे लिए जा रहे हैं, या डिसीजन आप में आप अपनी एम्प्लॉय को, तमाम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। ऑटोक्रेटिक होगा। जी, ऑटोक्रेटिक होगा। हमने देखा था अगर आपके डिसीजन टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करती है, इट मीन पावर इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है
कि कम्युनिकेशन किस तरह हो रहा है। अगर ऑटोक्रेटिक है तो कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, this show the relationship between the different parts of the business. At a more detailed level, it show the relationship between staff at each level. Organization chart आपको बताता है हर लेवल पे स्टाफ ने किस तरह रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग लाइन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा। तो अपने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, आपके पास एक चार्ट बने हुए थे। तो हर लेवल ऑफ स्टाफ बताया जा रहा है कौन सा स्टाफ किसको रिपोर्ट करता है, लाइन्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, कौन किसको आंसरेबल है, कौन किसको अकाउंटेबल है। जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास एक चार्ट होगा, इसमें ड्यूटीज आर क्लियरली डिफाइंड, तमाम चीजें आपस में क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। इन आपको कोई एम्बिगुअस नहीं है, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग है। देन इज थ्योरीज ऑफ कल्चर, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कल्चर है। Level of culture by Eder Sachin. According to Eder Sachin, culture exists a number of different layers. अब कल्चर के डिफरेंट लेयर्स हैं। नंबर वन, आर्टिफैक्ट्स एंड क्रिएशन, द थिंग वी कैन सी। ये वो चीजें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर शो करता है। डिफरेंट ड्रेस कोड होते हैं, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ड्रेस कोड पे इतना फोकस नहीं होता, ठीक है। आप मल्टीनेशनल कंपनीज में देखें, ड्रेस कोड पे फोकस होता है, ठीक है। तो ड्रेस कोड आपके ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को बताता है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और ड्रेस कोड वो लेवल ऑफ कल्चर है या वो पार्ट ऑफ कल्चर है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। मीन आप उसको सी कर सकें, उसको सुन सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें। पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आप लोगों के साथ से किस तरह बिहेव करते हैं। आप हार्श हैं, आप फ्रेंडली हैं, आपका एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेव करता है। तो ये किस में कैटेगरी में आएगा, इसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ऑब्जर्व हो सकता है, एयर हो सकता है, सी हो सकता है। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ऑब्जर्व होगा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ड्रेस कोड, और देख सकते देख फिजिकल सिंबल्स, ठीक है। डिफरेंट सिंबल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। इन सिंबल्स को आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देख सकते हैं फिजिकल सिंबल्स। सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेरेमनीज, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेरेमनीज होती हैं, ठीक है। लोगों का जब प्रमोशन होता है तो सेरेमनीज होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अपने फाउंडिंग डेज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तो डिफरेंट तकरीबात होती हैं। तो वो जो आपकी जो सेरेमनीज होती हैं वहां से भी आपका कल्चर शो होता है कि आपका कल्चर किस तरह का है। ओपन कल्चर है, फ्रेंडली कल्चर है, स्ट्रिक्ट कल्चर है। ऑफिस लेआउट, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस लेआउट भी बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप ऑफ एम्प्लॉय हैं, किस टाइप ऑफ लीडरशिप है, आपने स्टाफ को कितना कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट दिया हुआ है। तो ये वो चीज़ होती हैं, तमाम चीज़ें एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये आर्टिफैक्ट्स एंड क्रिएशन में क्या कुछ जा सकता है, तो उसमें ट्रिकी का आपको एमसीक्यूज होगा कि ड्रेस कोड, फिजिकल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन सेरेमनीज आर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। तो ये वैल्यूज ऑफ बिलीफ हो सकता है। आर्टिफैक्ट्स तो आपको पता हो कि कौन सा एलिमेंट किस लेवल के अंदर आएगा। जो डिफरेंट लेयर्स हैं, कल्चर एग्जिस्ट इन डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। तो पहला लेयर आपको पता आर्टिफैक्ट्स एंड क्रिएशन। देन सेकंड लेवल आपके पास है वैल्यूज एंड बिलीफ। नाउ वैल्यूज एंड बिलीफ, वैल्यूज एंड can be identified from stories, language, symbols, how people explain, justify what to do। ये आपकी वैल्यूज और बिलीव होती हैं, ये आपकी पास में से आती हैं। आप पास में से जो चीजें लेके चल रहे हैं वहीं से ही आपके पास आ जाएंगे कि
आपकी लैंग्वेज पास्ट से ट्रांसफर होती आ रही है, डिफरेंट सिंबल्स हैं पास्ट से ट्रांसफर होते आ रहे हैं। हाउ पीपल एक्सप्लेन जस्टिफाई व्हाट दे डू, हम अपनी चीज़ों को जो जस्टिफाई करते हैं, हम अगर जस्टिफाई कर रहे हैं, जैसे हम डोनट को वेबसाइट पे लगा लगा के पोस्ट पे लगा के जस्टिफाई कर रहे हैं, हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। तो जो ये हमारी वैल्यू है, ये हमारा बिलीव है कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम किसी की इंसल्ट कर सकते हैं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम ओपनली किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, ठीक है, हम कस्टमर को इंसल्ट कर सकते हैं। तो इस मीन ये हमारी वैल्यू है, ये हमारे बिलीव है, ये हमारा कल्चर है, और हम चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि किसी की इंसल्ट करना, किसी कस्टमर की इंसल्ट करना गलत बात नहीं है। तो हम जिन चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारे बिलीफ हैं। तो आपके पास आ जाते हैं बेसिक assumptions. Beliefs so deeply embedded in a culture that members are no longer consciously aware of them. कुछ चीजें होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं। कॉन्शियस वो होता है जिससे जिससे हम अवेयर होते हैं, हमारे वो चीजें जिससे हम अवेयर होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, जो होश होशो हवास में रहते हुए हम करते हैं। और अनकॉन्शियस वो चीजें जो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, वो हमारे सबकॉन्शियस में, वो हमारे जो माइंड का जो सबकॉन्शियस हिस्सा होता है जिससे हम अवेयर नहीं होते, वो वहां से होता है। तो आपके बेसिक अजम्पशन वो आपको बिलीव होते हैं जो आपके माइंड के सबकॉन्शियस के अंदर रोटेट होती हैं, माइंड के सबकॉन्शियस के अंदर होती हैं। आप वो कुछ कर रहे होते हैं, वो आपको माइंड का सबकॉन्शियस करवाता है और आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप क्या कह रहे हैं। जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, वो अगर एक एशियन कल्चर में है, वो मुस्लिम कल्चर में है, उसको पता है कि उसने अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो बाद वो अक्सर वो जब बच्चा बहुत ही छोटा सा बच्चा होता है, वो अगर अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहा होता है, उसको खुद नहीं पता हो कि व्हाट ही इज डूइंग, उसका सबकॉन्शियस उसको करवाता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम अपने सबकॉन्शियस की वजह से करते हैं, जो हम अपने सबकॉन्शियस की वजह से करते हैं, वो हमारा बेसिक अजम्पशन होता है, और ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस में रूटेड होती हैं। कल्चर आइसबर्ग, कल्चर आइसबर्ग के दो लेवल होते हैं। कल्चर आइसबर्ग की मेरे पास अभी इस वक्त तस्वीर नहीं है, यहाँ पे भी शायद नहीं है दिखा था। वो हिस्सा एक आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग का एक हिस्सा अबव द लेवल होता है, अबव द लेवल होता है, और आइसबर्ग का एक हिस्सा बिलो द लेवल होता है। तो आइसबर्ग का जो हिस्सा बिलो द लेवल होता है वो हिडन होता है, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर। और आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो अबव द लेवल होगा, वो हिडन नहीं होगा, वो अपेरेंट होगा, उसको आप देख सकेंगे, वो कहलाएगा फॉर्मल। तो वो चीजें जिनको आप देख सकते हैं वो आपके पास अबव द लेवल होते हैं, जैसे गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के स्किल, वो चीजें जो अबव द वाटर हैं, जिनको आप देख सकते हैं, वो आपका फॉर्मल स्पेक है। और वो जो हिडन है, जिनको आप देख नहीं सकते, वो आपके हिडन पार्ट है, वो बिलो द आइसबर्ग हैं, वो आपका है एटीट्यूड्स, कम्युनिकेशन पैटर्न, ग्रुप प्रोसेसेस, पर्सनैलिटी, कन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझ में आ रहे हैं? मतलब वो चीजें जो इजीली ऑर्गेनाइजेशन की, वो चीजें जो इजीली विजिबल हैं आउटसाइड वर्ल्ड, वो जो बंदा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है उसके बावजूद वो देख सकता है कि आप फाइनेंस कैसे हासिल कर रहे हैं, वो आपकी बैलेंस शीट से ही देख के बता देगा कि आपके पास कितनी लायबिलिटी, कितने कैपिटल है। वो बंदा आपके आपकी स्ट्रक्चर को देख सकता है, वो देख सकता है कि आप क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसको पता है कि आपका क्या गोल है, आप कोर्स लीडर हैं, आप डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्लियर पार्ट है। तो ये अबव द आइसबर्ग है। और एटीट्यूड्स, कम्युनिकेशन पैटर्न, ग्रुप प्रोसेस, पर्सनैलिटी कि लोगों की क्या पर्सनैलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, तो ये वो चीज़ें हैं जो बिलो द आइसबर्ग हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप देख नहीं सकते। ये आपने इनको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि कौन से वाली चीज़ें बिलो द आइसबर्ग हैं कल्चर की, इन कौन से वाली चीज़ें अबव द आइसबर्ग हैं। गॉट इट?
यहाँ तक कुछ यस सर। 1 मिनट है, फिर मैं आपको दूसरा लिंक शेयर करूंगा। यहाँ तक कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। देख लो, क्योंकि से मैं आपको दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक कुछ देख लो, कोई भी इशू? ठीक है, फिर मैं आपको दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, am I audible? यस सर। इनविजिबल है? जी जी सर, आ रही है नजर। Now, Handy's culture tag. Handy popularized 4 culture tags. उन्होंने 4 culture tags बताए थे कि डिफरेंट जो है कल्चर होते हैं, उसके 4 टैग। सबसे पहले है पावर कल्चर। पावर कल्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट आ जाता है ईगो ऑफ अ की पर्सन कम फर्स्ट। जो की पर्सन होता है, उसकी जो ईगो होती है, उसकी बात होती है। जैसे इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा था, फर्स्ट स्ट्रक्चर इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑनर ऑफ द बिजनेस होता है, वो की पर्सन होता है, तो उसकी ईगो वैल्यू रखती है। मतलब उसे जो डिसीजन लेने होते हैं वो अपनी ईगो बेस पे लेने होते हैं, अपनी पावर बेस पे लेने होते हैं। तमाम डिसीजन मेकिंग उसकी पर्सन ने करनी होती है। डिसीजन मेकिंग सेंटर्स ऑन की पीपल, usually found in small companies with the owner entrepreneur control। ऐसी कंपनीज जहाँ पे इंटरप्रेन्योर स्टाइल बिजनेस होता है, सेट टाइप का बिजनेस होता है, तो ऐसी कंपनीज में जो भी डिसीजन होते हैं वो सिंगल पर्सन करता है। तो तमाम डिसीजन सिंगल पर्सन करेगा, तो वो पावर कल्चर होगा। पावर कल्चर इज एसोसिएटेड विद देश स्टाइल ऑफ लीडरशिप। पावर कल्चर is associated with Desh style of leadership। पावर कल्चर में किस टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप होगी? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा पेंसिल से कि पावर कल्चर अगर होगा, इट मीन आपका स्टाइल ऑफ लीडरशिप ऑटोक्रेटिक है। देन है रोल कल्चर। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन को वैल्यू दी जाती है। हमने देखा था वेबर ब्यूरोक्रेसी। वेबर ब्यूरोक्रेसी में हमने देखा था जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप था, या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थी वेबर में, उसमें हमने देखा था रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको वैल्यू दी जाती है। जो भी होगा वो रूल्स रेगुलेशन के तहत होगा। जैसे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, एक स्ट्रक्चर है, एक रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, तो जो भी होगा अपने रूल्स रेगुलेशन के तहत करना है। जैसे फाउंड इन ब्यूरोक्रेसीज विद फॉर्मल रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। एक रिजिड स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। जो रूल्स रेगुलेशन में लिखा गया है उसको फॉलो करना है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी है वही जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो प्रोसीजर है वही है। यहाँ पे आपके पास इनोवेशन नहीं है, यहाँ पे आपके पास इनोवेशन नहीं है, आप कोई न्यू आइडियाज नहीं ला सकते। जो रूल्स में लिखा हुआ है आपने इसको फॉलो करना है। पोजीशन इन द स्ट्रक्चर इज फार मोर क्रूशियल देन द पर्सनैलिटी। यहाँ पे पर्सनैलिटी को नहीं देखा जा रहा, यहाँ पे देखा जा रहा है पोजीशन को। एक पोजीशन है असिस्टेंट कमिश्नर की, अब उस पोजीशन पे जो भी बंदा हो, बात यहाँ पे उस पोजीशन की हो रही है असिस्टेंट कमिश्नर की, पर्सनैलिटी की नहीं हो रही। क्योंकि पर्सनैलिटी कल को रिटायर हो सकती है, पर्सनैलिटी कल को ट्रांसफर हो सकती है। एक बंदा जो किसी पोजीशन पे है, उसकी वैल्यू उसी वक्त तक है जब तक वो सीट पे है। जब वो सीट पे नहीं रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पोजीशन इन द स्ट्रक्चर इज फार मोर क्रूशियल देन द पर्सनैलिटी। तो पोजीशन की वैल्यू है, कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में सीट की वैल्यू है। जब तक आप सीट में ही लोग आपको वैल्यू देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। जब आप सीट पे नहीं होंगे, जब आप रिटायर हो जाएंगे,
then no one will give you respect, no one will give you value. And a classic example of this is the civil service. Civil service, आपकी जो गवर्नमेंट की सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस में आपके 17 इन अबव के जो भी ब्यूरोक्रेसी आती है वो सिविल सर्विस है। इंडिविजुअल एक्ट स्ट्रिक्टली विद इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसी के हिसाब से उनको करना है, ठीक है। जहाँ पे जब तक वो पोजीशन पे हैं लोग भी उनको वैल्यू देंगे, जब वो पोजीशन से रिमूव हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, देन देयर विल बी नो वैल्यू। तो ये है रोल कल्चर। रोल मीन पोजीशन कल्चर, जो पोजीशन है उसकी वैल्यू है। एंड नंबर वन था पावर कल्चर। पावर मीन जब डिसीजन मेकिंग सिंगल हाथों में हो, जब डिसीजन मेकिंग सिंगल हाथों में हो, तो ये मोस्टली इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये मोस्टली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। रोल कल्चर मोस्टली ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो एमसीक्यूज के बारे से याद रखना है, पावर कल्चर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, पावर कल्चर इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, रोल कल्चर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। फिर आपके पास है टास्क कल्चर। टास्क का मतलब होता है काम, आउटपुट, मतलब आउटपुट पे फोकस है, आउटपुट हो। तो here getting the job done right and on the time first come first, मतलब यहाँ पे आउटपुट की बात हो रही है कि आपने आउटपुट पे फोकस करना है, काम आपने करना है, सही करना है, सही टाइम पे करना है। there is no clear leader but rather a commitment by a team to get an agreed task। टीम की कमिटमेंट है, उनको जो टास्क दिया गया है उस टास्क को उन्होंने फॉलो करना है। टास्क कल्चर परमिट हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप इनोवेशन ला सकते हैं। तब जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, जब यहाँ पे आउटपुट की बात हो रही है, जब यहाँ पे कमिटमेंट ऑफ टीम की बात हो रही है, तो मीन ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एम्प्लॉय एक्चुअली वाई हैं, जिसके एम्प्लॉय हाईली कमिटेड हैं। और यहाँ पे देयर इज नो रोल ऑफ क्लियर लीडर, मीन जब क्लियर लीडर ना हो तो कौन सी टाइप ऑफ लीडरशिप होगी, ऑटोक्रेटिक होगी कि डेमोक्रेसी होगी। जब कोई लीडर क्लियर नहीं है लीडर तो ना हो तो लीडरशिप लेजिस्फेयर का कौन होना सा चाहिए। स्टाइल होगा, ऑटोक्रेटिक होगा या डेमोक्रेटिक होगा? लेजिस्फेयर नहीं होगा। लेजिस्फेयर होगा, बिल्कुल। जब आपके पास लीडर ना हो, मीन लीडर अगर है भी तो वो सिंपल कंट्रोल नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि किस तरह काम हो रहा है। फिर लेजिस्फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, यहाँ पे आपको जो है टास्क को आपने देखना है, आपने आउटपुट को देखना है, और डेफिनेटली तो एम्प्लॉय वही होंगे जो थ्योरी वाई होंगे, जिनको काम करने में इंटरेस्ट होगा, जो जॉब में सेटिस्फेक्शन देते होंगे, जिनको काम करने में मजा आता होगा। तो नंबर वन था पावर कल्चर जो एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। नंबर टू रोल कल्चर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। नंबर थ्री टास्क कल्चर जो लेजर फेयर टाइप के जो लीडरशिप है, जो जहाँ पे आपके बाद एक्चुअली वाई के एम्प्लॉय हैं उनके लिए है, जिनका फोकस टास्क पे होगा। देन पर्सन कल्चर। पर्सन कल्चर की मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा कि समझिए पाकिस्तानी कल्चर है, ठीक है। पर्सन कल्चर the actor fulfill personal goal and objective whether or not they are congruent with those of the organization। पाकिस्तानी का कल्चर जो है ना पर्सनल कल्चर है, हमें अपने पर्सनल गोल पे ज्यादा कंसंट्रेट होता है, तो हमारा काम हो जाए, पाकिस्तान को फायदा हो कि ना हो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हम जो भी चीज कर रहे होते हैं हम अपने पर्सनल गेन को देख रहे होते हैं। अब हमारा अगर पर्सनल गेन फुलफिल हो जाता है देन वी विल डू इट। उससे कंट्री को एज अ नेशन एज अ सोसाइटी फायदा हो ना हो हमें उससे गर्ज नहीं होती। तो पर्सन कल्चर में अगेन कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से कोई इंटरेस्ट ना हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई इंटरेस्ट ना हो, और सिर्फ अपना फायदा हासिल करना चाहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप पीआई देख लें, आप स्टील मिल देख लें, स्टील मिल में एक पर्सनल कल्चर था, हर कोई अपना फायदा लेता रहा, अपना फायदा लेता रहा। स्टील मिल का किसी ने नहीं सोचा और स्टील मिल खत्म हो गई।
पीआईए जो प्राइवेटाइज होने जा रही है, वहां पे जो कल्चर था वो पर्सन कल्चर था। हर कोई अपना पर्सन गेन ले रहा था, हर कोई फ्री के टिकट्स ले रहा था। ठीक है, तो लोगों ने अपने पर्सनल गोल पे फोकस किया हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे फोकस नहीं किया हुआ था। इसी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पर्सन कल्चर हो, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। उनको एक ना एक दिन फिनिश होना होता है, उनको एक ना एक दिन खत्म होना होता है। There is an interesting phenomena. It is where the individual are trying to satisfy private ambition. वही पर्सन कल्चर की बात हो रही है कि आपका जो फोकस है आपका प्राइवेट एम्बिशन है, कि आपका फायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। India also made the appropriate cultural model classification of managerial activity. अब आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है, इनको क्लासिफाई किया गया है मैनेजमेंट एक्टिविटी से। आपके पास पावर कल्चर है। पावर कल्चर ये तमाम डिसीजन जो है ना टॉप मैनेजमेंट एक ही बंदा ले रहा है, तो ये आपके पास सीनियर मैनेजमेंट होगी। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट ही जो है ना डिसीजन लेती है। तो अगर डिसीजन लिए जा रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके पास होती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो मीन लॉन्ग पावर कल्चर में लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जा रहे हैं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ले रही है। टास्क कल्चर, टास्क मीन आप आउटपुट पे फोकस कर रहे हैं। जब आप आउटपुट पे फोकस कर रहे हैं तो मीन आप टेक्निकल हैं। ठीक है, मिडल मैनेजमेंट है जिनका फोकस आउटपुट पे है, आउटपुट सही हो। दिन आपके बाद है रोल कल्चर। रोल कल्चर क्या था? जब आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, तो जो आपका ऑपरेशन मैनेजर होता है वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकता। उनको जो सुपरवाइजर ने जो कुछ बताया, उन्होंने उसी रूल रेगुलेशन से करना है। मीन आप एक चेयर बनानी है, तो आप खुद से चेयर नहीं बना सकते। आपको स्टैंडर्ड दिया जाता है कि इस चेयर बनाने के लिए आपको इतना मटेरियल लगेगा, इतना टाइम लगेगा, इतना लेबर लगेगी। तो आपको जो चीजें बताई गई हैं, स्टैंडर्ड दिया गया है, आपने उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। मीन आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, आपने खुद से कोई चीजें नहीं करनी। तो ये जो है आपके पास रोल कल्चर है, और ये ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशन साइड पे यूज होता है। पावर कल्चर आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट साइड पे यूज होता है। टास्क कल्चर आउटपुट आपके पास टेक्निकल मिडल मैनेजमेंट साइड पे यूज होता है। इस चार्ट में कोई इश्यू है? नो नो सर। सर। देख लो, मुझे लगता है कोई इश्यू होना चाहिए। कोई इशू नहीं है। These can be strong culture theory. They suggest culture can be determined by two factors. Number one, strength of risk concerned with the activity of the organization. Number two, speed of feedback on the outcome of the applied decision. उन्होंने कहा जो कल्चर है वो डिटरमाइन होता है दो फैक्टर से। इट इज कनेक्टेड विद द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक्टिविटीज हैं उनके साथ क्या डिस्कनेक्टेड है। नंबर टू, स्पीड ऑफ द फीडबैक ऑन द आउटकम ऑफ द अप्लाइड डिसीजन। एम्प्लॉय के जो डिसीजन हैं उन पे कितना फीडबैक दिए जा रहे हो, किस स्पीड से दिए जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर थ्योरी है। स्ट्रॉन्ग कल्चर थ्योरी आपको कह रही है जो कल्चर है वो डिटरमाइन करता है टू फैक्टर्स पे। नंबर वन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं उनके साथ किस टाइप का डिस्कनेक्टेड है। आसान हो रही, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ।
देखिए यहाँ पे दो चीजों पे बात हो रही है, स्पीड ऑफ फीडबैक, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके आउटपुट पे कोई आपको फीडबैक देती है कि नहीं देती। तो जब हम चार प्रोफाइल हैं, एक है प्रोसेस, देखिए नो फीडबैक, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपके आउटकम में कोई फीडबैक नहीं दिया जाता। तो फीडबैक से क्या मुराद है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता। अगर आपको कोई भी फीडबैक नहीं दिया जा रहा, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइप के कल्चर प्रोफाइल को हम कहेंगे प्रोसेस। देन आपके पास है बेट योर कंपनी, हाई रिस्क but slow feedback decision cycle often take years, pharmaceutical research। जब आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। आपने 5 साल 6 साल 8 साल लगा के एक रिसर्च की, एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, सपोज आपने 5 साल लगा दिए, आप प्रोडक्ट बनाते रहे, उस पर रिसर्च करते रहे, तो 5 साल के बाद पता चला कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो मीन रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। एंड स्लो फीडबैक, स्लो फीडबैक किस वजह से, जब आपको फीडबैक मिलेगा वो आपको आफ्टर द 5 ईयर मिलेगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च मिलेगा। तो फीडबैक स्लो है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। इस टाइप ऑफ कंपनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, इस टाइप के प्रोफाइल को हम कहते हैं बेटर कंपनी। प्रोसेस मीन नो फीडबैक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई फीडबैक नहीं मिलता, आगे बस प्रोसेस है। तो क्या कह रहा है, दे सजेस्ट कल्चर कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर। स्ट्रॉन्ग कल्चर थ्योरी कहती है कल्चर 2 फैक्टर से डिटरमाइन होता है। नंबर 1, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी में कितना रिस्क है, और नंबर 2, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी में आपको कितना फीडबैक मिलता है। अब हम ले लेते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बताइए रिस्क कितना होगा, हाई होगा कि लो होगा। वेबर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क हाई होगा कि लो होगा। लो होगा। लो होगा, नहीं होगा, लो होगा। क्यों? क्योंकि आपने इनिशिएटिव तो ले ही नहीं सकते। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन नॉट टेक इनिशिएटिव, आप किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते, आप उससे कोई भी काम नहीं कर सकते। आपके पास ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं। तो जब आप कोई खुद से काम कर ही नहीं सकते, जब आपने कोई रिस्क लिया ही नहीं है, जब आपने कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्क लिया ही नहीं, तो रिस्क होगा ही नहीं। और फीडबैक, फीडबैक आपको मिलना नहीं है, आपने जो काम करना है बस करना है। तो जो वेबर ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रिस्क बिल्कुल जीरो होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव तो लिया ही नहीं है, और फीडबैक जीरो होता है। अब रेडियो कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, आप रिसर्च करते हैं, मे बी पॉसिबल है आफ्टर 5 years आपकी रिसर्च कंप्लीट हो और प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो। ये भी पॉसिबल है आपकी 5 साल की मेहनत ज़ाया हो जाए, प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो। तो जो साइंटिफिक कंपनीज होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज जिनका ताल्लुक रिसर्च वर्क से होता है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, हाई रिस्क, very high risk. So all organization which are related with research, with scientific research, with manufacturing of new product, उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, और फीडबैक तो डेफिनेटली स्लो होगा, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में आ नहीं जाएगी, जब तक मार्केट में उसकी परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी, आप फीडबैक नहीं दे सकते। तो एमसीक्यूज की याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक रिसर्च, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन विच आर डूइंग साइंटिफिक वर्क, इन ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इनके कल्चर में इनोवेटिव स्टाइल ऑफ कल्चर है, ये न्यू आइडियाज पे काम करते हैं, लेकिन हाई रिस्क के साथ, और फीडबैक स्लो होता है। Then work hard, play hard. Few risk taken, team is all important, and quick
feedback from the customer is the key to success. Few risk taken. ऐसा बिजनेस जिसमें आपने थोड़ा सा रिस्क लिया, ठीक है. टीम इज ऑल इम्पोर्टेंट. क्विक फीडबैक, आपको फौरी तौर पे फीडबैक मिल जाता है फ्रॉम द कस्टमर, इज द की टू सक्सेस. अब आपने एक फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाया, ठीक है. फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की. बहुत ही कम रिस्क है, ठीक है. आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके कस्टमर को आपको फ्रेंच फ्राइज पसंद आए, उन्होंने आपको फीडबैक दिया, आपको थोड़ी देर पे क्विक फीडबैक मिल गया और आपकी ये सक्सेस है. आप इसको अब फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं. तो जो स्मॉल बिजनेस आइडियाज होते हैं, स्मॉल बिजनेस आइडियाज में रिस्क कम होता है. ऐसे आइडियाज जो कि स्मॉल हों उनमें रिस्क कम होता है और उसमें आपको फीडबैक फौरी तौर पर मिल जाता है. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कल्चर को हम कहते हैं वर्क हार्ड प्ले हार्ड. देन टफ मार्चो, हाई रिस्क क्विक फीडबैक, टफ इंडिविजुअलिस्टिक इन हाई रिस्क टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क लेती हैं, वो हाई लेती हैं, लेकिन उनको उसका फीडबैक भी फौरी तौर पे मिल जाता है. कुछ गेस कर सकते हैं, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हाई रिस्क लेती हैं लेकिन उनको फीडबैक फौरी तौर पे मिलता है. जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी हाई रिस्क लेती हैं लेकिन उनको फीडबैक स्लो मिलता है. लेकिन जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे रियल एस्टेट, आपने प्रॉपर्टी परचेज की, ठीक है. आपने यूएई में प्रॉपर्टी परचेज किया, आपने बहुत ज्यादा हाई रिस्क लिया और उसको 1 मंथ बाद, 15 डेज बाद आपने इसको सेल कर दिया ह्यूज बेनिफिट प्रॉफिट के साथ. तो आपको फीडबैक क्विक मिल गया. आप स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज करते हैं, हाई रिस्क लेते हैं और 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आप उन शेयर की जब प्राइस इंक्रीज होती है तो आप प्रॉफिट लेके उन शेयर को शॉर्ट कर लेते हैं. आप फॉरेक्स मार्केट में यूएस डॉलर परचेज करते हैं, ऑयल परचेज करते हैं, गोल्ड परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद 15 मिनट बाद आप जब उनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो आप प्रॉफिट लेके उसको मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं. तो ये वो बिजनेस हैं जो स्पेकुलेटिव बिजनेस होते हैं. मोस्टली स्पेकुलेटिव बिजनेस जिसको हम कहते हैं सट्टा, ठीक है. तो स्पेकुलेटिव बिजनेस होते हैं जिसमें प्राइस से बेनिफिट लेते हैं. जब उस चीज की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने से आप प्रॉफिट लेके आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं. रिस्क आप बहुत ज्यादा लेते हैं. आपने रिस्क लिया क्योंकि हो सकता है कि उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाए. अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी. तो 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं. एक जो आपके पास है जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है? प्रोसेस या ब्यूरोक्रेटिक. प्रोसेस है, ब्यूरोक्रेटिक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है. रिस्क कोई भी नहीं है. क्योंकि रिस्क इस वजह से नहीं क्योंकि आपने इनिशिएटिव नहीं लेना, आपने किसी न्यू आइडिया पे काम भी नहीं करना. वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है और आपके पास फीडबैक स्लो है. बेट योर कंपनी. फार्मास्यूटिकल बहुत वाली. ज्यादा है, फीडबैक स्लो है. साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, फार्मास्यूटिकल कंपनी, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बहुत ज्यादा है लेकिन फीडबैक आपको बहुत स्लो मिलेगा. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रिस्क भी ज्यादा है और फीडबैक भी क्विक मिलता है. रिस्क बहुत ज्यादा है और फीडबैक आपको क्विक मिलता है. टफ गाय वाली. स्पेकुलेटिव बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, फॉरेक्स सर, बिजनेस. कसिनो भी इसकी एग्जांपल होगी. कौन सा? कसिनो. हाँ बिल्कुल, ये भी आपके पास मास्टर गाय में आ जाएगा. टफ, ठीक है, हाई रिस्क है. आप गए, आपने हाई रिस्क लिया और जो है या तो सबके सब अब जीरो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी या आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी. डबल शाह, जिसको डबल शाह कहते हैं, पाकिस्तान में अक्सर इस तरह आते रहते हैं. तो ये वो बिजनेसेस हैं, लोग अपनी इनकम को डबल करने के लिए अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो जाती है. तो ये जो आपके पास है स्ट्रॉन्ग कल्चर थ्योरी, ये आपको लिखने को तो कभी भी नहीं आ सकते. स्ट्रॉन्ग कल्चर थ्योरी में आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए होंगे. आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि हाई रिस्क है, हाई फीडबैक है, लो रिस्क है, लो फीडबैक है.
तो ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, अगर आपको समझ में आया तो मैं इसको फर्दर प्रोसीड करता हूँ, वरना मैं इसको पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होने देता हूँ। कोई इशू है बताएं। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। इसको रट्टा नहीं लगाना क्योंकि लिखने को नहीं आएगा, लेकिन इसमें से कॉन्सेप्ट बिल्कुल आते हैं। देन कल्चरल डायमेंशन, ठीक है। आप कल्चर डायमेंशन दी, कल्चर डायमेंशन की जो डिफरेंट डायमेंशन में डायरेक्ट डायमेंशन से स्टार्ट करता हूँ। पहली इसकी डायमेंशन है कल्चर की पावर डिस्टेंस। This dimension reflects the extent to be the least powerful member of the organization institution except and expect that power is distributed unequally. बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिसमें पावर अनइक्वली है। जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे ऑटोक्रेसी है, वहाँ पे बादशाहत है, पावर एक ही खानदान है जो बादशाह बनते रहते हैं, वली है जो है बादशाह बनते रहते हैं, और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो उसको चैलेंज नहीं करते, वो बादशाह को अपने चैलेंज नहीं करते। तो दिस डायमेंशन रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट टू बी द लेस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेस्ट पावरफुल मेंबर वो जो वहाँ के लोग हैं। एन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ पावर जो है ना वो एक ही हाथ में है, वो पावर जो वो एक ही खानदान के पास है, और उनको इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। दिस इज कॉल्ड पावर डिस्टेंस। मीन उस कल्चर में अनइक्वल पावर को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे अभी जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे बादशाह के सिस्टम है और लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। Then individualism versus collectivism. This dimension focuses on the degree to which individuals are integrated into group. Individual culture prioritize individual goal and achievement, while collective culture emphasize group harmony and cooperation. अब दो टाइप्स ऑफ कल्चर होते हैं, एक इंडिविजुअल कल्चर होता है, दूसरा कलेक्टिव कल्चर होता है। कुछ कल्चर होता है जहाँ में वो इंडिविजुअल लोग अपने एज इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं, और कुछ कल्चर होता है जहाँ लोग टीम में काम करना चाहते हैं। अब हम स्पोर्ट को देख लें, फुटबॉल है। अगर मैं फुटबॉल की बात करता हूँ तो फुटबॉल में कौन सा वाला कल्चर होगा, इंडिविजुअल कल्चर होगा या कलेक्टिव कल्चर होगा? तो दोनों हो सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल चाहते हैं उसके गोल ज्यादा हो और टीम नहीं, चाहती फुटबॉल है में कि तो वो वो जीत जाए। एक टीम के तौर पे काम करेंगे ना, वो मिलजुल के काम करेंगे, एक कलेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप स्क्वैश को देखें, आप टेनिस को देखें, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअली एक बंदा है उसकी परफॉर्मेंस है, तो मतलब एक बंदे की परफॉर्मेंस इंडिविजुअल है, और वो सब मिलजुल के करेंगे फिर जाके परफॉर्मेंस होगी, तो वो कलेक्टिव है। तो जैसे फुटबॉल है, इन माय व्यू, तो फुटबॉल में आगे बाद एक कलेक्टिव कल्चर है, उन सब ने मिलजुल के ही अपनी मतलब अचीव करना है। जबकि टेबल टेनिस है, स्क्वैश है, वहाँ पे इंडिविजुअल कल्चर है। आप क्लास में देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ग्रुप में मिलकर काम करना चाहते हैं, वो कलेक्टिव कल्चर उनके माइंड सेट होता है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं, जो ग्रुप में काम नहीं करना चाहते, तो वो इंडिविजुअल कल्चर को शो करता है। masculinity and femininity, ठीक है। This dimension refer to the distribution of emotion between genders. Masculine culture value competitiveness, assertiveness, and material success, while feminine culture prioritize cooperation, modesty, and quality of life. मीन जो मैस्कुलिन कल्चर है वो कंपटीशन पे फोकस करता है, वो मटेरियल सक्सेस पे फोकस करता है, वो दौलत पे, वो आउटपुट, मतलब उसको आउटपुट हासिल करना है, तो वो आपको मैस्कुलिन कल्चर होगा। लेकिन अगर आपका कल्चर जो है वो वैल्यू देता है कॉपरेशन को, वैल्यू देता है मोडेस्टी को, वैल्यू देता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है, तो वो आपके पास होगा फेमिनाइन कल्चर। अगर आपका कल्चर क्वांटिटी ऑफ लाइफ को फोकस करता है तो वो क्या होगा, अगर आपका कल्चर क्वालिटी ऑफ लाइफ को फोकस करता है वो क्या होगा, कि आपका एमसीक्यू रिपीट होता है कि अगर आपका कल्चर क्वालिटी ऑफ लाइफ को फोकस करता है तो वो क्या होगा,
और अगर आपका कल्चर क्वांटिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी अमाउंट, मटेरियल सक्सेस, दौलत पैसा, तो अगर आपका कल्चर क्वांटिटी ऑफ लाइफ को फोकस करता है तो वो क्या होगा, मैस्कुलिन कल्चर होगा। और अगर आपका कल्चर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, यहाँ पे देखें क्वालिटी ऑफ लाइफ फेमिनाइन कल्चर है, और क्वांटिटी ऑफ लाइफ जो आपके पास मैस्कुलिन कल्चर है। तो अगर आपका कल्चर क्वालिटी पे फोकस करेगा तो वो क्या होगा, मैस्कुलिनिटी। फेमिनिन कल्चर होगा। देखिए खवातीन होती है ना, वो एक ड्रेस बनाती हैं, एक ही ड्रेस बनाती हैं, 40-50 हज़ार का बनाती हैं, क्योंकि वो क्वालिटी पे फोकस कर रही होती हैं, ठीक है। और मर्द बेचारा जो है ना, 4-5 जीन्स से 3-4 शर्टें ले लेता है, ठीक है। वो क्या करता है, सस्ती वाली भी लेगा, लेकिन वो क्वांटिटी पे फोकस कर रहा होता है। जबकि फीमेल जो होती है वो क्वालिटी, वो एक ही ड्रेस लेंगी, 40-50 हज़ार रुपये का लेंगे। तो जो क्वालिटी है वो कनेक्टेड है फीमेल के साथ, और जो क्वांटिटी है वो कनेक्टेड है मेल के साथ। मेल ने 4-5 जीन्स ले लेनी है, 4-5 टी शर्ट ले लेनी है। मेल के साथ ये नहीं है, वो एक ही जो है ना जीन्स 50 हज़ार की कभी भी नहीं लेगा, वो कहेगा मैं 50 हज़ार की 50 जीन्सें ले लूँ, ठीक है। तो मेल जो है वो कनेक्ट है क्वांटिटी के साथ, और जो फीमेल है वो कनेक्ट है क्वालिटी के साथ। फीमेल को लाइफ में क्वालिटी चाहिए होती है, फीमेल को लाइफ में कोऑपरेशन चाहिए होता है, फीमेल को लाइफ में मॉडेस्टी चाहिए होती है। मेल को लाइफ में कंपटीशन करना होता है, उसको बाहर की दुनिया के लोगों के साथ मुकाबला करना है, उसको बाहर की दुनिया के लोगों के साथ कंपटीशन करना है। उसको मटेरियल सक्सेस चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसके अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उसको मटेरियल सक्सेस चाहिए। जबकि खवातीन को मटेरियल सक्सेस नहीं चाहिए, उनको घर पे सुकून चाहिए, उनको कॉपरेशन चाहिए, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। गॉट इट? यस सर। Then uncertainty avoidance. This dimension measures the extent to which the society feels threatened by the uncertain or unknown situation. Culture with high uncertainty avoidance tend to have strict rules and rituals, while low certainty avoidance culture are more open to change and innovation. अभी वही बात आ गई चेंज की, इनोवेशन की, कि आपका कल्चर रिस्क लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, आपका कल्चर न्यू आइडियाज को अडेप्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, आपका कल्चर इनोवेशन को करना चाहता है। क्योंकि जब आप रिस्क लेंगे तो मीन अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस मतलब आप अनसर्टेनिटी को अवॉइड करें तो मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो दिस डायमेंशन मेजर द extent to which the society feels threatened by the uncertain or unknown situation, कि सोसाइटी अननोन सिचुएशन से कितनी खौफजदा है। कल्चर विद हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, ऐसा कल्चर जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अवॉइडेंस टेंड टू हैव स्ट्रिक्ट रूल्स, तो डेफिनेटली जो कल्चर रिस्क नहीं लेना चाहता वो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में रिस्क जीरो है। या यहाँ पे पेंसिल से नोट कर लें, कल्चर विद हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस टेंड टू हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रिचुअल। ऐसा कल्चर जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में सिंपल रिस्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। while the low uncertainty avoidance culture are more open to change, ऐसा कल्चर जो रिस्क लेना चाहता है तो वो इनोवेटिव कल्चर होगा, वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगी, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस होंगी। तो जिस कल्चर में रिस्क जो कल्चर लेना चाहेगा वो इनोवेटिव होगा, जो कल्चर रिस्क नहीं लेना चाहेगा वो ब्यूरोक्रेटिव होगा। गॉट इट? यस सर। देने और साथ साथ में लिखते रहें, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आपकी बुक में इतनी ओपनली लिखी नहीं हुई, लेकिन एमसीक्यूज भी इस तरह आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है तो ये कौन सा कल्चर है, उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, दिस डायमेंशन डिस्टिंग्विश बिटवीन सोसाइटीज दैट prioritize long-term goals such as preservance and thrift, and those that focus on short-term goals like immediate gratification and respect for tradition. तो कुछ कल्चर हैं जिनको शॉर्ट टर्म गोल पे टर्म पे फोकस होता है, बस हमें आज थोड़ी देर पे जो मिलना है मिलना है। कुछ सोसाइटीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म पे फोकस करती हैं, जो अपनी सेविंग करती हैं और
आइंदा अपने ग्रो करना चाहती हैं, फोकस करना चाहती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। और कुछ सोसाइटीज होती हैं जो कल्चर शॉर्ट टर्म होते हैं, वो देखते हैं कि फौरी तौर पर उनको जो मिल गया वही काफी है, उनको लॉन्ग टर्म से कोई भी सरोकार नहीं होता। तो वो यहाँ के पास है अरे मेरे टाइम खत्म हो रहा है। एक्चुअली एक्सेस ये जो दैट है ना, ये मैं रात को इंशाल्लाह 10 बजे वाली क्लास में करवा दूंगा, तो आपका ये चैप्टर आई होप कंप्लीट हो जाएगा। और रात को जब मैं 10 बजे स्टार्ट करूंगा ना, मैंने चैप्टर 1, 2 एंड 3 में जो कुछ करवाए है वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट है हमारे पास, कुछ पूछ लें, क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी नहीं था। चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। आप पूछें वरना फिर मैं आपसे पूछता हूँ। कुछ पूछना है किसी भी केस में? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? और चीज़ों को पेंसिल से लिख भी रहे हैं कि नहीं? यस सर, राइट कर रहे हैं। क्योंकि नहीं लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, आइसबर्ग की हमने बात की थी, आइसबर्ग अबव द वाटर एंड बिलो द वाटर, ठीक है। यस तो अबव द वाटर क्या होता है, बिलो द वाटर क्या होता है? सर, जो चीजें हम देख सकते हैं हम्म, अ, वो अबव द वाटर होते हैं, और जिनको हम नहीं देख सकते वो बिलो द वाटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एटीट्यूड और बिहेवियर, ये कहाँ पे आ जाएगा? बिलो द वाटर। नॉर्म्स, बिलो द वाटर। फाइनेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी, अबव अबव द वाटर। टेक्नोलॉजी, अबव। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, मैं ऑडिबल? मैं ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। ओके, स्टार्ट। ऑप्शन थ्योरी है, ठीक है। कुछ थ्योरी चीज़ें मुझे अननेसेसरी लगी, टाइम कम है, मैं डेली 1 चैप्टर का टारगेट करना है, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे थ्योरी जेड पे आ गया। थ्योरी जेड को हमने डिटेल से करना है। थ्योरी जेड, Auchi theory that Auchi suggested that there are a number of characteristics that differentiated American organization from Japanese organization. अमेरिकन इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहे थे जितनी ज़्यादा जापानीज तरक्की कर रहे थे। तो वो जानना चाहते थे कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से जापानीज इतना तरक्की कर रहे हैं जबकि अमेरिकन इतनी ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पा रहे। तो क्या हुआ, उन्होंने एक थ्योरी सेट कैसे डेवलप हुई? He compared the American organization theory A with the Japanese organization theory J. उन्होंने अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन या जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के वे ऑफ डूइंग को कंपेयर किया। मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ऑक्सी ने कंपेयर किया कि अमेरिकन किस तरह प्लान करते हैं, जापानीज किस तरह प्लान करते हैं, अमेरिकन किस तरह कंट्रोल करते हैं, जापानीज किस तरह कंट्रोल करते हैं। इन दोनों की करेक्टरिस्टिक को कंपेयर करने के बाद इन्होंने कुछ मॉडिफाई करेक्टरिस्टिक दी। उन मॉडिफाई करेक्टरिस्टिक को थ्योरी जेड का नाम दिया गया। अब किस तरह से कंपेयर किया? लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, बिल्कुल स्लो करते हैं। जापानीज प्लानिंग,
जापानीज जो प्लानिंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जबकि अमेरिकन जो प्लानिंग करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। अमेरिकन लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करते। जापानीज जो स्टाइल होता है वर्किंग का वो कलेक्टिव होता है। जापानीज आज भी टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, वो टीम वर्क करते हैं, जबकि अमेरिकन जो काम करते हैं वो इंडिविजुअल वे में काम करते हैं। जापानीज स्टार्ट एट बॉटम, वो जो भी डिसीजन स्टार्ट करते हैं बॉटम करते हैं एंड कंसीडर हायर अप, मीन जो डिसीजन होता है वो बॉटम से अप पे जाता है, जबकि अमेरिकन डिसीजन आर टेकन एट टॉप एंड फ्लो डाउनवर्ड। अब यहाँ पे जब हम आ जाते हैं अमेरिकन जो है वो डिसीजन जो वो टॉप पे लिए जाते हैं, ठीक है, और जो जापानीज में डिसीजन वो बॉटम में लिए जाते हैं। तो अमेरिकन में जब डिसीजन टॉप पे लिए जाते हैं तो मीन अमेरिकन किस टाइप ऑफ लीडरशिप को फॉलो करते हैं, डिसीजन टॉप पे ले जा रहे हैं और उसको मिडिल मैनेजमेंट के थ्रू फर्स्ट मैनेजमेंट तक पहुंचाया जा रहा है, एम्प्लॉय तक पहुंचाया जा रहा है। तो अमेरिकन किस टाइप ऑफ लीडरशिप को फॉलो करेंगे, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक। और जापानीज में जो डिसीजन बॉटम से ली जा रहे हैं मतलब लोअर एम्प्लॉय जो ऑपरेशन लेवल में है वो डिसीजन ले रहा है, वो फीडबैक दे रहा है, वो सजेशन दे रहा है, वो तमाम फीडबैक ऊपर दी जाते हैं और फिर वो फाइनल डिसीजन होते हैं। तो यहाँ पे मीन डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फीडबैक ली जाता है, डेमोक्रेसी है। स्लो एवोल्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, फास्ट एवोल्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या रीजन है, क्योंकि जब जापानीज में इनपुट आप लेंगे एम्प्लॉय से, हर एम्प्लॉय अपना इनपुट देगा और तमाम इनपुट को आप कंसीडर करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, फिर आप एक फाइनल डिसीजन लेंगे, तो ये प्रोसीजर स्लो होगा। जबकि अमेरिकन में सिंपल डिसीजन टॉप ऑर्गेनाइजेशन लेती है और डायरेक्ट एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया जाता है, जो भी डिसीजन होगा वो एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया जाएगा। तो अमेरिकन का जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस है वो फास्ट है, जबकि जापानीज का जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस है स्लो है। तो जापानीज की प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, अमेरिकन की प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जापानीज डिसीजन बॉटम से डाउन होता है, अमेरिकन डिसीजन मेकिंग टॉप से डाउन होता है। जापानीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होता है, जबकि अमेरिकन डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जापानीज टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, जापानीज ग्रुप में काम करते हैं, तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि अमेरिकन में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे टीम वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, हर बंदा अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो क्लियर डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर एंड स्पेसिफिक डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हर बंदा अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद है। यहाँ पे जब आप टीम में काम करते हैं, तो जब आप टीम में काम करते हैं तो कोई भी काम अगर गलत हो जाता है तो किसी एक बंदे को आप फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप इंडिविजुअल काम करते हैं, जो भी गलत काम होगा जिसने भी किया है उसको आप फोकस कर सकते हैं। स्टाफिंग, स्टाफिंग में अपॉइंटमेंट, पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, तो school leavers recruited limited staff turnover, lifetime employment। जापानीज में जापान में क्या होता है कि जब आपकी हाई स्कूल कंप्लीट हो जाती है तो आप जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि आपके पेरेंट्स आपको कॉलेज भी वो आप पे करें, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस भी पे करें और फिर जाके आप जॉब करें, देखिए वहाँ पे जो आपका स्कूल हाई स्कूल कंप्लीट हो जाता है, यू आर रेडी फॉर जॉब, आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं। तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो आपकी लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट होती है, मीन आपके यहाँ जापान में लॉयल्टी होती है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो गए तो अब आप उसको लीव नहीं करेंगे, आपकी उसके साथ लाइफ टाइम लॉयल्टी होगी, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। रिक्रूटमेंट एट ऑल स्टेजेस में होती है, सिर्फ स्कूल लेवल नहीं होता, अब डिफरेंट स्टेजेस में रिक्रूटमेंट होती रहती है, क्योंकि वो लाइफ टाइम नहीं है। यहाँ पे जो हाई टर्नओवर है, स्टाफ आपको जो है आएगा जॉब पे और निकल जाएगा, और उनकी जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। जापान में रिक्रूटमेंट जो वो स्कूल लीवर पे, मतलब जैसे आपने स्कूल को लीव किया उस वक्त आपकी रिक्रूटमेंट होगी, जबकि अमेरिका में रिक्रूटमेंट हर स्टेज पे होती रहती है, क्योंकि लोग जॉब पे आते हैं और जॉब छोड़ के चले जाते हैं, जबकि जापान में लोग जॉब छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझते, वो उसको लॉयल्टी के खिलाफ समझते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होते हैं, जबकि अमेरिकन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल नहीं होते, जहाँ उनको हाई सैलरी मिलती है वो वहाँ पे जॉब को स्विच कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हाई स्टाफ टर्नओवर होता है, जबकि जापान में स्टाफ टर्नओवर लो होता है। Promotion is slow after transfer. Promotion is slow after transfer between function. Promotion is rapid within specialization. अमेरिका में प्रमोशन रैपिड होता है, ठीक है, आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन होती है उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता रहता है। यहाँ पे प्रमोशन आपका स्लो होता है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होते हैं, आपको प्रमोशन नहीं भी मिलता, इससे आप उसके साथ काम कर रहे होते हैं। अप्रेजल बेस्ड ऑन लॉयल्टी, आपको जो अप्रेजल होता है, जो प्रमोशन होता है, जो बोनस होता है, वो आपकी लॉयल्टी पे बेस करता है। यहाँ पे आपकी लॉयल्टी तो होती नहीं, तो यहाँ पे अप्रेजल आपकी परफॉर्मेंस पे बेस करता है। मीन अमेरिकन मटेरियल है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, वो आउटपुट को कंसिडर करते हैं। जापानीज लॉयल्टी को कंसिडर करते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होते हैं। But training views a long-term investment, reluctant training. अमेरिकन ट्रेनिंग पे बिलीव नहीं करते, जापानीज ट्रेनिंग पे बिलीव करते हैं। जापानीज चीज पे बिलीव करते हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे तो इसमें आप अपने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन ट्रेनिंग पर बिलीव नहीं करते, वो ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं। लीडिंग, किस तरह लीड करना है? लीडर एक्ट एज अ ग्रुप, ठीक है, आप ग्रुप में काम करते हैं जापानीज, तो वो एक लीडर होता है, हर ग्रुप का एक लीडर होता है। लीडर एक्ट एज अ हेड ऑफ द ग्रुप एंड डिस्प्ले स्टेटस डिफरेंसेस। यहाँ पे आपके पास स्टेटस डिफरेंसेस होते हैं, जबकि जापानीज में स्टेटस डिफरेंसेस नहीं होते हैं। जापानीज की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी कंपनी में जब लंच होता है तो आपका सीईओ हो, आपके मैनेजर हो और आपका लेबर हो, वो एक ही टेबल पे बैठ के लंच करते हैं। जापान में स्टेटस डिफरेंसेस नहीं होते हैं। जो लंच बनता है वो जो सीईओ के लिए बनता है वही आपको जो लेबर क्लास है उसके लिए बनेगा, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे स्टेटस सिंबल होता है, वहाँ पे अगर आपके लंच भी होगा तो लेबर क्लास के लिए डिफरेंट लंच होगा, मैनेजर लेवल के लिए डिफरेंट लंच होगा, टॉप मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट लंच होगा, जबकि जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में ग्रुप में लोग काम करते हैं, तो ग्रुप में काम करने की वजह से जापान में मिलजुल के रहते हैं। वो इतने ज्यादा मीन कन्फ्लिक्ट्स उनके दरमियान नहीं होते, वो कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं, जबकि अमेरिकन कन्फ्लिक्ट्स करते हैं। आपने देखा होगा अमेरिकन छोटी छोटी बातों में कन्फ्लिक्ट्स करते हैं, जबकि जापानीज कन्फ्लिक्ट्स नहीं करते। कम्युनिकेशन अमेरिका में टॉप डाउन होती है, जबकि जापान में कम्युनिकेशन टॉप अप होती है। उनके पास है कंट्रोलिंग, कंट्रोल बाय फेलो मेंबर। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है कंट्रोल बाय फेलो मेंबर, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल बाय सुपीरियर विद फोकस ऑन इंडिविजुअल। जापान में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। जापान में कोई ये नहीं होता कि ये स्टेटस में कम है, ये स्टेटस में ज्यादा है। जो कंट्रोल कर रहे हैं वो आपका लीडर है, वो आपका हेड है, लेकिन वो आपको उसको सुपरवाइजर नहीं कह रहे, आप उसको मैनेजर नहीं कह रहे, आप उसको फेलो मेंबर कह रहे हैं। मीन जापान में स्टेटस नहीं है, इसमें क्लासेस नहीं है कि आप ये कहें कि ये हाई क्लास है कि लो क्लास है। तो जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं उसको आप अपना ऑफिसर नहीं कह रहे, जो आपको कंट्रोल करता है उसको आप अपना मैनेजर नहीं कह रहे, बल्कि उसको आप फेलो मेंबर कह रहे हैं। जबकि अमेरिका में जो कंट्रोल करे वो आपको सुपरवाइजर है, वो आपका मैनेजर है, वो आपका टॉप मैनेजर है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए थ्योरी जेड मतलब उसने फर्दर कैरेक्टरिस्टिक बताई कि किस तरह काम करने चाहिए, मतलब अमेरिकन को क्या करना चाहिए। तो उसने इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करते हुए इसने अपनी थ्योरी जेड दी। तो थ्योरी जेड के कैरेक्टरिस्टिक जो आपको याद होने चाहिए कि थ्योरी जेड क्या है। नंबर वन, एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी जेड ये सजेस्ट करती है जो आपको एम्प्लॉयमेंट हो वो लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म टू डेवलप अ लॉयल सेमी परमानेंट वर्कफोर्स। आपने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट देनी है, आपने इनको जब लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो आपके साथ लॉयल होंगे। एवोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनल, slower more emphasis is given to training and evaluation than to promotion।
थ्योरी दैट ने सजेस्ट किया कि आपने जो प्रमोशन से ज्यादा आपने ट्रेनिंग पे फोकस करना है, आप इनको ट्रेनिंग देनी है। जब आप उनको ट्रेनिंग देंगे उसके बाद आप इनको प्रमोशन पे फोकस करना है। तो एम्प्लॉयमेंट आपकी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, आपके एवेल्यूएशन में ट्रेनिंग पे फोकस होना है एज कंपेयर टू प्रमोशन। करियर पाथ, more genre with emphasis on job rotation, more broadly based training in order to give a person feel better for the organization. करियर पाथ क्या है? करियर पाथ में जैसे ये आपके पास होता है कि आप किस तरह ग्रो करते हैं, कि आप पहले सुपरवाइजर अपॉइंट हुए, उसके बाद आप फर्स्ट लाइन मैनेजर बने, फिर आप मिडिल लाइन मैनेजमेंट बने, फिर आप टॉप मैनेजर बने। तो थ्योरी दैट क्या कहते हैं कि करियर पाथ में क्या मोर जनरल हो, एम्फेसिस होना चाहिए जॉब रोटेशन पे होने चाहिए। मीन ये ना कि आप उनको ग्रेड इंक्रीज करते जा रहे हैं, सुपरवाइजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, ना आप उनको जॉब रोटेट करवाएं। फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदों का ट्रांसफर कर दें एचआर डिपार्टमेंट में, फिर एचआर डिपार्टमेंट के बंदों का ट्रांसफर कर दें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आपने यहाँ पे जॉब रोटेशन करनी है। तो जब आप जॉब रोटेशन कर रहे हैं तो मीन आप डिवीजन ऑफ वर्क पे फोकस नहीं कर रहे, आप स्पेशलाइजेशन पे फोकस नहीं कर रहे, बल्कि आप जॉब रोटेशन पे फोकस कर रहे हैं कि जापान में जो बंदा एम्प्लॉय होता है वो हर किसी किस्म का काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जॉब रोटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो थ्योरी दैट ये कहती है, अमेरिकन को भी बताती है कि आप जॉब रोटेशन पे फोकस करें ताकि आपको एम्प्लॉय हर किस्म की जॉब करने के कैपेबल हो। डिसीजन मेकिंग के लिए उन्हें बताया कि डिसीजन मेकिंग कैरिड आउट विद मोर एम्फेसिस इन ग्रुप पार्टिसिपेशन। आप ग्रुप पार्टिसिपेशन लें, उनसे आप फीडबैक फीडबैक लें और कंसिस्टेंट से तमाम लोगों की रजामंदी से आप डिसीजन लें। कंट्रोल के लिए कहा, more attention to internal control procedure coupled with expect performance measure। आप इंटरनल कंट्रोल पे फोकस करना है, आपने परफॉर्मेंस मेजर पे करना है। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, उनको फॉलो करते हुए आपने इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर डेवलप करने हैं। इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर मीन आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रोल लगाए हैं जो आपके इंटरनल कंट्रोल हैं, ताकि आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें, ताकि आप जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उसको कंट्रोल कर सकें, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। जापान में रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है ग्रुप बेसिस में, अमेरिका में रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है इंडिविजुअल बेसिस पे। थ्योरी दैट ने भी सजेस्ट किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल बेसिस पे असाइन करें, हर बंदा अपनी फॉल्ट के लिए, अपनी मिस्टेक के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। कंसर्न फॉर स्टाफ expanded to include more respect of the worker for life। आपने स्टाफ को किस तरह कंसर्न करना है? इंक्लूड मोर रिस्पेक्ट ऑफ द वर्कर फॉर लाइफ। आप क्योंकि वर्कर आपके साथ फुल टाइम है, वो आपके पास लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है, तो आपने वर्कर की जो कंप्लीट होल लाइफ है उसके साथ आपने कनेक्टेड रहना है। आपने स्टाफ की तमाम नीड पे फोकस करना है, आपने स्टाफ को क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, आपने स्टाफ को उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए उनकी सपोर्ट करना है। मतलब उनकी जो कंप्लीट लाइफ है उसमें आपने इनके साथ कनेक्टेड रहना है और उनको फोकस करना है। तो थ्योरी दैट किस तरह डेवलप हुई? अमेरिकन को कंसर्न था तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और जापानीज ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑक्सी ने जो है ना अमेरिकन के करेक्टरिस्टिक और जापानी यूएसए अमेरिकन ने जापानीज के करेक्टरिस्टिक को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद उन्होंने दोनों के जो बेस्ट पॉइंट लेने के बाद अपनी थ्योरी बनाई, जिसको उन्होंने थ्योरी जेड का नाम दिया। थ्योरी जेड आपको कहती है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, आपने ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, करियर पाथ में अपने जॉब रोटेशन पे फोकस करना है, डिसीजन मेकिंग में अपने इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करना है, इंटरनल कंट्रोल पे फोकस करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इंडिविजुअल को असाइन करनी है, और स्टाफ के साथ आपने थ्रू आउट द लाइफ कनेक्टेड रहना है। तो ये पॉइंट आपको एमसीक्यूज के लिए याद हो कि एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म होगी, ट्रेनिंग पे फोकस होगा, जॉब रोटेशन पे फोकस होगा, डिसीजन मेकिंग में फीडबैक लिया जाएगा, इंटरनल कंट्रोल पे फोकस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की होगी, और स्टाफ के साथ आपने कनेक्टेड रहना है। थ्योरी दैट में कोई इशू है?
नो सर। नो सर। थोड़ी देर के बाद मैं फिर थोड़ी सी जंप लगा रहा हूँ, जो चीज़ें रह जाएंगी ना उनको मैं दोबारा बाद में कर दूंगा। पहले मैं ना क्या जाए मैकिन्से 7S मॉडल। मैकिन्से 7S मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप खोलते हैं मैकिन्से 7S मॉडल पेज नंबर 73। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह एमसीक्यूज के लिए और डिस्क्रिप्टिव के लिए दोनों के लिए आनी चाहिए। The McKinsey 7S model identifies 7 factor or business element key to successful implementation of a strategy। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी को मैंने डिस्कस किया। स्ट्रेटेजी क्या होती है? आप लॉन्ग टर्म के लिए जो डिसीजन लेकर आते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लानिंग करते हैं, उसके लिए मैकेंसी ने बताया 7S मॉडल 7 फैक्टर्स ने बताया। फेलियर टू पे प्रॉपर अटेंशन टू वन कैन अफेक्ट द अदर। वो कह रहा है कि अब आप किसी एक फैक्टर पे भी फोकस नहीं करते प्रॉपर, तो दूसरे फैक्टर पे उसका इम्पैक्ट आएगा। दिस मॉडल विल आल्सो बी लुक्ड एट इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी यूज होता है। अभी मैकेंसी का मॉडल है, इसमें आपके पास स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को काफी डिटेल में डिस्कस किया। इसमें आपके पास शेयर वैल्यूज हैं, हमने कल्चर में डिस्कस किया। इसमें आपके पास सिस्टम है, इसमें आपको स्ट्रेटेजी है, इसमें आपके पास स्टाइल है, स्किल है एंड स्टाफ है। तो ये 7S हैं, हर वर्ड एस से स्टार्ट होता है। वन बाय वन हम 7S को देखते हैं। 7S मॉडल। स्ट्रेटेजी, a long term plan how to achieve the objective। लॉन्ग टर्म प्लान है कि आपने ऑब्जेक्टिव को किस तरह अचीव करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्यों अचीव किए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव किस चीज के लिए अचीव किए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं गोल के लिए। ठीक है, आपका गोल है कि आपने कोर्स लीडर बनना है, तो कोर्स लीडर बनने के लिए आपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, जिनको वन बाय वन अचीव करते हुए फिर आप कोर्स लीडर बनेंगे। क्योंकि कोर्स लीडर आप एक दिन में नहीं बनेंगे। चाइना इस वक्त दुनिया में का कोर्स लीडर है। चाइना दुनिया में सबसे चीप प्रोडक्ट बनाता है, तो वो एक दिन में नहीं बना, उसको 10-20 साल लगे। ठीक है, तो चाइना ने जो अपना गोल अचीव किया उसके लिए उसने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव अचीव किए। देन आफ्टर मीटिंग द ऑब्जेक्टिव फिर वो उस गोल को अचीव कर पाया। तो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपका लॉन्ग टर्म प्लान कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। देन स्ट्रक्चर है, हाउ पीपल एंड टास्क आर असाइन। तो हाउ पीपल एंड टास्क आर असाइन, तो आप आपने देखना है कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आप इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करेंगे। तो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर कैसे करें? जब आप स्ट्रक्चर करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, आप जॉब असाइन करते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी बताते हैं, आप लाइन ऑफ अथॉरिटी बताते हैं, आप लाइन ऑफ रिपोर्टिंग बताते हैं। देन सिस्टम्स, द इंफॉर्मेशन फ्लोस एंड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी? अब इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम ऑलरेडी इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर चुके हैं। ये तो मुझे बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? The raw factor is called data. The raw factor is called data and the process form of data is called information। जब आप डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद इंफॉर्मेशन आती है। तो सिस्टम आपको बताएगा द इंफॉर्मेशन फ्लोज एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिस्टम होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ईआरपी सिस्टम होगा, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम होगा, कि किस तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, आप अपने स्टाफ को इंफॉर्मेशन किस तरह शेयर करते हैं, किस तरह आपके प्रोसेस होते हैं और किस तरह आप डिसीजन लेते हैं। तो स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। फिर आपके पास है शेयर वैल्यूज। कुछ जो शेयर वैल्यूज हैं जिनको हमने डिस्कस किया था कि हमारी क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, शेयर वैल्यूज आर द नोन एज द सुपर ऑर्डिनेट गोल आइडेंटिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन or include corporate culture, skill,
कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसी, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों पे बिलीव करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस स्टाइल ऑफ लीडरशिप पे बिलीव करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों को वैल्यू देती है, एम्प्लॉय को वैल्यू देती है नहीं देती, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसीज क्या है, या आपके शेयर वैल्यू आ जाते हैं। देन स्टाइल, the culture style of the organization and how the manager behave, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ड्रेस कोड क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल्स क्या हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में के रिचुअल्स क्या हैं। ठीक है, तो आपको जो कल्चर है वो आपको जो स्टाइल है, कल्चर स्टाइल है, वो आपके स्टाइल में आ जाएगा। देन स्टाफ, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफ में आपका स्टाफ परमानेंट है, आपका स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पे है, किस टाइप का स्टाफ है। तो 7S मॉडल, आप देखिए हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। देखिए अगर हम स्टाफ को देखें, स्टाफ स्ट्रक्चर के साथ भी कनेक्टेड है, स्टाफ स्ट्रेटेजी के साथ भी कनेक्टेड है। तो 7S मॉडल ये कहता है जो 7S है, आपने हर एस पे फोकस करना है। अगर आप किसी एक एस पे भी फोकस नहीं करते तो बाकी जो एस है उस पर इम्पेक्ट आएगा। तो मैकेंजी 7S मॉडल की 7S आपको याद होनी चाहिए कि व्हाट है द 7S। ये 7S पे आपको एमसीक्यूज आते हैं, जिस वजह से आपको 7 के 7S अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब एक और चीज आ जाती है 7S में, एक आपको कहलाता है हार्ड एलिमेंट और दूसरा आपके पास कहलाता है सॉफ्ट एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, ये जो ऊपर की तीन है, स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी, इन तीनों को हार्ड एलिमेंट कहा जाता है। और जो आपके पास सॉफ्ट एलिमेंट है, शेयर वैल्यूज, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ, ये आपके पास सॉफ्ट एलिमेंट कहलाते हैं। द हार्ड एलिमेंट आर मोर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हार्ड एलिमेंट है, स्ट्रेटेजी है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है कि वो कोर्स लीडर बनना चाहती है, तो ये विजिबल है। तो जो आपको जो विजिबल एलिमेंट है ये हार्ड एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ अंदर कितने लोग हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ का बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ की स्किल्स क्या हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, उनकी शेयर वैल्यूज क्या है, ये सॉफ्ट एलिमेंट है। तो सब एलिमेंट को आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, 3 हार्ड एलिमेंट है और 4 सॉफ्ट एलिमेंट है। हार्ड एलिमेंट आपके पास जो टॉप के हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम, और जो सॉफ्ट एलिमेंट है वो डाउन के एलिमेंट है, शेयर वैल्यूज, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ। ठीक है, तो 7S मॉडल में कोई इशू है? नो सर। ठीक है, गॉट इट। अब मैं आ जाता हूँ क्रॉस कल्चर लीडरशिप पे। ठीक है, मैं इसको ना जल्दी चैप्टर को खत्म करने से पहले इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कर लेते हैं। अब एक क्रॉस कल्चर लीडरशिप, क्रॉस कल्चर लीडरशिप हमने डिस्कस किया था, किस कंट्री के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि कौन सी कंट्री में क्रॉस लीडरशिप ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। यूएई की बात की थी। यूएई की बात की थी हमने, गल्फ की बात की थी, जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं, तो वहाँ पे क्रॉस लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। क्रॉस लीडरशिप a recent of a new concept in comparison to other traditional style of leadership. क्रॉस लीडरशिप is practice in companies, अब किस कंपनी में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे मल्टी कल्चर के लोग हैं, that are operating internationally in different countries with a different culture। वो कंट्रीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट हो रही हैं, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के लोग आके जॉब करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर के लोग हैं, तो वहाँ पे आपको क्रॉस कल्चर लीडरशिप मिलेगी। इन सच सिनेरियोज कंपनी प्रेफर टू हैव लीडर they can only work with such diverse team member but also do this effectively and efficiently। मतलब आपने उस डाइवर्स लोगों के साथ काम करना है, लेकिन उन डाइवर्स लोगों को डील करने के साथ साथ आपने मैनेजमेंट के जो 2 प्रिंसिपल हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी,
उन पे भी आपने फोकस करना है। एफिशिएंसी मीन मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिवली मीन कि आपने जो काम करना है उसी को आपने सही तौर पे टारगेट करना है। Cultural leaders involve leaders that have knowledge of not only the leadership skills required in such cases, but also aware of the cultural differences of different countries. Means course cultural leader की जब हम बात करते हैं, उसको सिर्फ मैनेजमेंट में वो एक्सपर्ट नहीं होनी चाहिए तो उसको मैनेजमेंट के तमाम रूल पता हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, उसको कल्चर डिफरेंसेस भी पता हो, वो कल्चर सेंसिटिव हो, वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, उसको पता हो कि किस कल्चर में किस चीज को एप्रोप्रिएट समझा जाता है एंड किस कल्चर में किस चीज को इनएप्रोप्रिएट समझा जाता है, ताकि वो किसी की कल्चर फीलिंग को हर्ट ना करे। Leadership style is more complex and trying since leadership has to prove equally effective as a traditional or face-to-face leadership style. Course culture is very close to e-leadership, as in both cases, help of technology is needed where the presence of data cannot be ensured physically. E-leadership क्या है? E-leadership उस वक्त होती है जब आप अपने लीडरशिप स्टाइल में टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। मॉडर्न जो आपके जो लीडर्स हैं, जो मॉडर्न कंपनीज हैं, जब वो इंटरनेशनली काम कर रही होती हैं, जब उनके पास डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं, वो उस वक्त एक ही जगह पे नहीं होते, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, वो डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए होते हैं। तो जब आप उनके साथ डील करना होता है, तो आप उनके साथ जो कम्युनिकेशन करनी होती है, तो अपने टेक्नोलॉजी को यूज करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है ई लीडर का, तो जो ई लीडर होता है वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात कर रहा होता है। तो क्रॉस कल्चर लीडरशिप इज क्लोजली रिलेटेड टू ई लीडरशिप स्टाइल। अब उसके एडवांटेजेस क्या हैं क्रॉस कल्चर के? Cross culture open up the avenues to understand and work with people from different culture. This can help. This can help in enhancing the knowledge of the leader. जब लीडर डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ काम करता है, उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करता है, तो लीडर खुद भी ग्रूम होता है, लीडर की अपनी नॉलेज इनहेंस होती है। तो क्रॉस कल्चर लीडर लीडर की नॉलेज को इनहेंस करता है। Staff working in different culture can come up with effective ideas and strategies that might be existing in their culture, and if incorporated, can result in tremendous success in cross-cultural leadership style of management. Staff working different culture can come up, different culture के लोग आपस में आते हैं और वो अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, और उन आइडियाज को, उन स्ट्रेटजीज को जब आप इनकॉर्पोरेट करें, जब आप तमाम आइडियाज को मिक्स करें, तो आप एक ट्रेमेंडस सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैं आपके पास डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, आपके पास जापानीज हैं, आपके पास यूएस हैं, तो आप जापानीज का स्टाइल ऑफ लीडरशिप देखेंगे, आप यूएस का स्टाइल ऑफ लीडरशिप देखेंगे, आप इनकी वर्किंग देखेंगे और इनके इन आइडियाज को आप कंबाइन करेंगे, आप इनकॉर्पोरेट करेंगे जैसे थ्योरी जेड में किया गया है, तो आपके पास एक न्यू आइडियाज आएगा, आपको ट्रेमेंडस सक्सेस आएगा। Cross cultural leader also help to shake the leader out from the comfort zone. Cross culture जो है लीडर को अपने कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लीडर को आपसे एक जो रूटीन की चीज है वो नहीं करनी, बल्कि उसको चैलेंजेस को फेस करना है। जब आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, इसमें आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। इफेक्टिव लीडर ऑलवेज वांट टू add to their learning curve and highly appreciate these challenges which allow them to try and implement new strategies and enhance their planning skill. लीडर जो है उसकी कोशिश होती है वो अपने लर्निंग कर्व को इम्प्रूव करे, वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करे। लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट जो है वो आप एफसीएमए में देखेंगे कि लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट ये है, आप जब कोई काम पहली दफा करते हैं तो आपको उसमें टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे उस काम को कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो आपको टाइम रिड्यूस होता रहता है। मीन जब आप किसी काम को अगेन एंड अगेन करेंगे तो उसको आप ज्यादा स्पीड से कर लेंगे, ज्यादा एफिशिएंसी से करेंगे, ज्यादा जल्दी करेंगे। तो यहाँ से आपके लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो कोर्स लीडर जब डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी अपनी लर्निंग होती है और डिफरेंट न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज उसके माइंड में आते हैं,
तो उसकी अपनी लर्निंग इम्प्रूव होती है। अब क्रॉस कल्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग है, लॉट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड। आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन बॉन्डिंग इतनी इजी नहीं होती है। एक पाकिस्तानी है, एक इंडियन है, एक अफ्रीकन है, एक अरब है, तो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनके साथ बॉन्डिंग करना इतना इजी काम नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो आपको टाइम स्पेंड करना होगा। In order to highly effective in cross culture, leader need to brush up the knowledge about different culture in which again take time। अब जाहिर सी बात है, एक क्रॉस कल्चर में आप काम करते हैं, आपके पास पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं। आपने सबसे पहले पाकिस्तानी कल्चर को अंडरस्टैंड किया, तो आपको पूरा पाकिस्तानी कल्चर रीड करना होगा, ठीक है। फिर आपने पाकिस्तानी कल्चर को रीड किया तो पता चला आपके पास जॉब करने के लिए चाइनीज आ गया। अब आपने इस चाइना के कल्चर को रीड करना है, आपने नेट में से सर्चिंग करनी है, आपने चाइनीज कल्चर को रीड करना है। आप इतना टाइम स्पेंड किया चाइनीज कल्चर को रीड करने में, तो आपके पास एक और एम्प्लॉय आ गया जो जापान से है, तो आपने जापानीज कल्चर रीड करना है। तो जो आपके पास डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग होंगे, आपने उतने कल्चर को रीड करना है, और हर कल्चर को रीड करना और हर कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। तो क्रॉस कल्चर लीडरशिप एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। Cross-cultural leadership is difficult style of leadership in certain countries where acceptance of leader from other nationalities is not acceptable। बहुत सारे कल्चर हैं जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और वो नहीं चाहते कोई दूसरा आउटसाइड कंट्री का बंदा आके उन पे पावर करे, उन पे डोमिनेट हो, उनका लीडर हो, उनको कंट्रोल हो, ठीक है। तो जैसे अरब हैं, अरब इस चीज को मुनासिब नहीं समझते कि कोई नॉन अरब उनको लीड करे, उनको कंट्रोल करे। तो ऐसे कल्चर जहाँ पे उनके कल्चर की उनका स्टाइल है कि वो नॉन जो है, वो ऐसे लोग जो उनकी नेशनलिटी से नहीं है, तो वो उनको अपना लीडर सपोज नहीं करते, वो इजीली उनको लीडर एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसे लोगों के साथ काम करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। Cross-cultural leadership can make some member of the team demotivated, as they do not feel that they can share their ideas with leaders who belong to different culture or nationality। ठीक है। अब एक मेंबर पाकिस्तानी है, यूएई में जॉब कर रहा है, एक मेंबर पाकिस्तानी है, और उसका जो टीम मैनेजर है, जो उसका एचआर मैनेजर है, वो इंडियन है। अब वो पाकिस्तानी उस इंडियन के साथ अपने आइडियाज शेयर नहीं करेगा, वो हेसिटेट होगा। जैसे बहुत सारे कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, जब टीम मेंबर कंफर्टेबल फील नहीं होते कि वो अपने लीडर के साथ आइडियाज शेयर कर सकें। Cultural diversity can work as a boon as the team members are open about sharing their views and including the leader in their discussion. But this leadership style can fail if sharing of opinion or views does not happen and staff shies away from sharing any additional information। Definitely, जब आप टीम में काम करते हैं तो टीम में काम करने के लिए नेसेसरी होता है कि आप अपने आइडियाज शेयर करें, आप अपने फीडबैक दें। आप अपना फीडबैक देंगे तो उसमें डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। देखिए, आप ऐसी टीम में काम कर रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं और वो शाय फील कर रहे हैं, वो अपने आइडियाज शेयर करने में शाय फील कर रहे हैं, दे आर नॉट गुड इन ओपन कम्युनिकेशन, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे कल्चर डिफरेंसेस की वजह से। तो इस ऐसे हालात में एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकते। तो क्रॉस कल्चर लीडरशिप में नुकसान क्या हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें लीडर को बहुत ज़्यादा लर्निंग करनी होती है, डिफरेंट कल्चर को अंडरस्टैंड करना होता है। जो मेंबर ऑफ द कल्चर है, बहुत ज़्यादा लीडर के साथ इतने क्लोज नहीं हो पाते, वो लीडर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो लीडर के साथ अपने आइडियाज शेयर नहीं कर पाते। Cross-cultural leadership fails sometimes when the manager fails to take the villagers' belief and sentiment into consideration while planning any marketing strategy। Cross-cultural leadership में जो सबसे ज़्यादा इशू आते हैं
वो रिलीजियस बिलीफ पे आता है। रिलीजियस बिलीफ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है। फोर्स कल्चर लीडरशिप में रिलीजियस बिलीफ को बहुत ही केयर के साथ हैंडल करनी चाहिए। अगर आप इनको रिलीजियस बिलीफ को इतने ज्यादा केयर के साथ हैंडल नहीं करते तो इस तरह के इश्यूज आते हैं जो हमने पाकिस्तान में देखा था। एक श्रीलंकन मैनेजर था, ठीक है, पाकिस्तान में छोटे से इशू पे श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जला दिया, ठीक है। तो क्रॉस कल्चर लीडरशिप में जो सेंसिटिव इशू है वो रिलीजन है। रिलीजियस बिलीफ को आपने हैंडल करना होता है विद केयर। तो क्रॉस कल्चर लीडरशिप फेल समटाइम, वो फेल हो जाती है when the management fails to take the religious belief and sentiment into consideration। जब मैनेजर प्लानिंग करते हुए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हुए religious belief को consider नहीं करती। However, if core culture team are able to openly share their views with the leader or management, these problems can be tackled at planning stage। हाँ, अगर मेंबर खुद अपने व्यूज को मैनेजमेंट के साथ शेयर करें इनिशियल स्टेज में तो इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है। मैंने ना बहुत सारी चीज़ें जिस मैं डिटेल में करवाता हूँ मैं नहीं करवा पाया क्योंकि आज मैंने चैप्टर कंप्लीट करना था। इंशाल्लाह कल हम इसको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग में पूरी कोशिश होगी, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर आप पहले इसको रीड करेंगे, आज रात को ही रीड कर लें, कल पहले मैं ऑरल पूछूंगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। ये पहले चैप्टर 1 to 4 ऑरल होगा, उसके बाद में चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगा, ओके सर। ठीक है। तो ओके सर। रेडी रहिएगा, ऑरल में एक एक चीज आपसे पूछूंगा, देन हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, ओके सर। ओके। ओके सर। मॉर्निंग में मैं आपको टाइमिंग वगैरह डिस्कस कर दूँ। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर।